वृहद स्तर पर अलग अलग प्रकार के कामों को जोड़ते हुए लगभग 18,354 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण इस अभियान में किया जाएगा। संपूर्ण प्रदेश में 28 स्थानों पर ये तो चल रहा है, ये चलता है। अब आ रही? नमस्कार, आप तो आ रही है? मैं चल रही है, बिल्कुल ठीक। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद एक वर्ष इस सरकार का हो रहा है। ऐसे में सरकार के स्तर पर हमने दो प्रकार के अलग अलग अभियान और पर्व दो तरह से मनाने का प्रयास किया गया। एक हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए, जनहितैषी हितग्राहियों के लिए नगरीय स्तर पर सभी वार्डों में, पंचायत स्तर पर गांव-गांव के अंदर तक हमारी 56 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं को लेकर के हमारे वार्ड के अंदर पार्षद, वार्ड के अंदर के अधिकारी, कर्मचारी, नगरीय स्तर पर नगर निगम आयुक्तों को हमने इसका नोडल ऑफिसर बनाया है, जो 11 दिसंबर से लगा करके 26 जनवरी तक लगातार 40 दिन तक हमारे विभिन्न प्रकार की जनहितैषी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जाकर के जो हितग्राही पात्र पाए जाएंगे उन सबको वह सारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाने का निर्णय किया है। इसी प्रकार से जन कल्याण पर्व के माध्यम से हमारी बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के प्रदेश के स्तर पर हमने कुछ कार्यक्रम बनाए जो लगभग एक पखवाड़ा के रूप में लगेंगे, जिसको हमने नाम दिया जन कल्याण पर्व के माध्यम से, जिसमें लगभग 18,354 करोड़ के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण अलग अलग अवधि में किया जाना प्रस्तावित किया गया है। खास करके हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारे नदी जोड़ो अभियान में हमें बड़ी सफलता मिली है। नदी जोड़ो अभियान में केन बेतवा ये बहुत बड़ी वृहद योजना है। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वप्न देखा था कि यह नदी जोड़ो अभियान होना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से भारत की पहली नदी जोड़ो अभियान की पहली योजना केन बेतवा, जो बुंदेलखंड और यूपी दोनों राज्यों के मध्य में लगभग 1 लाख करोड़ की ये योजना है, जिसके माध्यम से हमारी इस योजना के पहले चरण का भूमि पूजन लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी समय देंगे तो हम इस पखवाड़े के अंदर ही इस योजना को रखने जा रहे हैं। एक 20 वर्ष से ज़्यादा समय से पार्वती काली सिंध चंबल योजना पे भी हमने सहमति दी है कि हमारे राज्य और राजस्थान दोनों के हित सामान्य है और सहज है। ऐसे में पुराने काल में ये लंबे समय तक इस योजना को, चूँकि राजनीतिक क्षेत्र में कठिनाई ये रहती कि विपरीत राजनीति के जब राजनेता सरकार बनाते हैं तो कमोबेश इसकी कीमत हमको चुकाना पड़ी है, लेकिन अब भाग्य से राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की एक ही दल की राजनीति के कार्यकर्ता होने के नाते से यशस्वी प्रधानमंत्री के इस आग्रह से हमने भी कहा कि पार्वती काली सिंध चंबल तीनों का जल आगे जाकर जमुना और जमुना से गंगा में जाता है, अर्थात गंगा बेसिन की नदियां हैं। तो हमारे लिए ये बड़ी योजना पे काम करने का हमने निर्णय किया है। हमने सहमति दी है। आमतौर पर इस पर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश सरकार बहुत दिनों तक लड़ती रही है, लेकिन हमने इसमें समाधान दिया है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये दोनों राज्यों के लिए बेहतर होगी। तो 10 ज़िले हमारे और बाकी के 13 ज़िले राजस्थान के, दोनों के बीच में इसका भी एक हमने अपनी जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से स्वीकृति दी, जिसमें लगभग 70,000 करोड़ से ज़्यादा के कामों के प्लान दोनों राज्य बना रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इस योजना का जब वो चाहेंगे आगे वो अनाउंस करके हमारा MOU पे हमने मन मस्तिष्क से इसमें स्वीकृति सहज रूप से दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे फ्लोटिंग सोलर पार्क, IT पार्क, सोंडवा, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ बहुत सारे प्रकार से हमने अलग अलग कार्यक्रमों और कामों को जोड़ा, जिसकी विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ आपको एक पुस्तिका देंगे जिसमें विस्तृत रूप से वो मिलेगा। खास एक बात हमने कहा था कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद 2024 तक भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और 5 साल में वो तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो स्वाभाविक रूप से राज्यों की अपनी भूमिका होना चाहिए।
तो हमने अपनी सरकार के गठन के बाद निर्णय किया था कि जो हमारा 3.25 लाख करोड़ का बजट है, इसको हमने पहले साल में 3.5 लाख करोड़ का और इसको 5 साल के अंदर 7 लाख करोड़ के हमारे अपने निवेश को, हमारे बजट को ले जा करके सभी प्रकार की पुरानी योजनाएं, जो जनहितैषी योजना है, उस सारी योजना को चालू रखते हुए हमारा जीडीपी बढ़ाने का निर्णय किया है। इसके लिए हमने चरणबद्ध रूप से काम भी चालू किया है। खास करके संभाग केंद्र की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमने जो करना प्रबंध शुरू किया था, तो 6 हमारी रीजनल कॉन्क्लेव हुई है, जिसके माध्यम से हमारा लगभग 2.25 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अभी तक हमारे पास प्राप्त हुए हैं। और इसी के साथ साथ हमारी 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा और नर्मदापुरम में पिछली 7 दिसंबर तक हुई है। अगला जनवरी में हम अपनी 16 जनवरी को शहडोल संभाग की कॉन्क्लेव करेंगे। इसके तुरंत बाद फरवरी में हमारी ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी, जिसके भरोसे से हम विश्व की भी बाकी सारी निवेशक कंपनियों को आमंत्रित करते हुए हमारी सभी प्रकार की व्यवस्था में सहयोग के लिए औद्योगिकरण के इस माहौल में हम अपने प्रदेश वालों को, देश वालों को और विश्व की किसी भी वित्तीय व्यवस्थाओं से सक्षम एजेंसियों को हमारी सभी प्रकार की औद्योगिक निवेश की व्यवस्थाओं से जोड़ना चाहेंगे। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त जल राशि है, पर्याप्त लैंड बैंक है, हमारी भूगर्भ क्षमता अर्थात माइनिंग के सेक्टर में हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साफ सुथरी हमारी जो खदानों की नीलामी की गई, इसमें मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार के द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया। ये हमारे लिए ये भविष्य की माइनिंग की बड़ी संभावनाओं में से हमारे लिए अब हम आगे प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा 10,000 करोड़ का इससे जो राजस्व प्राप्त होता है, ये 5 साल में 50,000 करोड़ तक पहुँचे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसी साल लगभग 15,000 करोड़ के निवेश के हमारे करीब हम पहुंच रहे हैं। उम्मीद करेंगे इसी प्रकार से हमारी बाकी चीज़ों में भी, जैसे कृषि उत्पादक क्षमता हमारी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन कृषि उत्पादक के साथ साथ हम अपने किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन में भी हमारी बड़ी भूमिका देख रहे हैं। और उसके आधार पर जो अभी 9% दूध उत्पादन क्षमता देश के अंदर कंट्रीब्यूशन में हमारी है, हम 5 साल में इसको 20% तक ले जाना चाह रहे हैं। इसी सिलसिले में लगभग हमारी जो नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU हुआ है, वो हमारी सभी दूध से बने हुए उत्पाद और उत्पाद से किसानों को ठीक से आय मिले। और हमने भी निर्णय किया कि दूध खरीदने पे भी हमारी सरकार बोनस प्रारंभ करेगी, अर्थात किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल उत्पादन के साथ साथ दूध उत्पादन में भी उनकी अपनी आय बढ़े, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। कुछ स्थायी प्रकृति के काम भी बहुत सारे चालू किए हैं, साथ ही साथ चिकित्सा क्षेत्र में भी हमने काम किया है। यद्यपि कुछ आंकड़े आपको जरूर बताना चाहूँगा। 2004-05 तक जब हमारी सरकार माननीय उमा जी के नेतृत्व में बनी, बाद में बाबूलाल जी गौर के नेतृत्व में बनी, बाद में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बनी, तो हमारे 2005-04 के पहले हमारे पास कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे। और 5 मेडिकल कॉलेज की तुलना में हमारे पास 2023-24 तक आज की स्थिति में हमने, मेरे आने के बाद 3 मेडिकल कॉलेज चालू हुए, उसके पहले के और बाद के मिला करके आज 30 मेडिकल कॉलेज हमारे अपने मध्य प्रदेश में हुए हैं। लेकिन ये 1 साल के अंदर हमारे 14 मेडिकल कॉलेज PPP पे और 8 हमारे निर्माणाधीन है, अर्थात अब 1.25 से 1.5 साल के अंदर लगभग हम 50 मेडिकल कॉलेज अपने यहाँ राज्य में लाएंगे। ये सबसे तेज गति से बढ़ने वाले हमारे मेडिकल चिकित्सा की दृष्टि से बड़ी उपलब्धि रहेगी। इसी प्रकार से 5 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इसी साल हमने खोलने का निर्णय किया है। कुल मिलाकर के चिकित्सा की सभी विधाओं में लगातार प्रोत्साहन देने के कारण से 55 एक्सीलेंस कॉलेज भी हमने अपनी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा खोले गए, जहां पहली बार अपने कॉलेजों के अंदर सभी प्रकार की शिक्षा में प्रोत्साहन देते हुए महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भी बस से आने जाने की सुविधा ये अपनी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। हमने उम्मीद की है कि जिस प्रकार से गुड गवर्नेंस के लिए काल के प्रवाह में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो जाती थी, मजदूरों को अपने हक के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ते हैं। उदाहरण के लिए हुकूमचंद मिल का 30 साल से उनके हक का पैसा मजदूरों का 7,000 मजदूरों का पेंडिंग था।
हमने त्वरित गति से निराकरण करते हुए नीतिगत निर्णय लिया कि मजदूरों का भुगतान सरकार करेगी, बदले में मिल या बाकी चीज़ों की लैंड सरकार रख लेगी। इसके बलबूते पर हुकुमचंद मिल के आधार पर हमने 4,800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ की धनराशि का भुगतान यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में किया गया, जो एक बड़ा अपने आप में ये उस संकल्प की तरफ ले जाता है जो निवेशक और श्रमिक दोनों के साथ सरकार खड़ी है। श्रमिक को भी हम अधूरे में नहीं छोड़ सकते। इसी प्रकार से जो भविष्य में हमारे पे भरोसा करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, काल के प्रवाह में लंबे समय तक चलाने के बाद टेक्नोलॉजी अगर पुरानी हो जाती है तो भी हम अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में हमने जिस प्रकार से और भी कई काम किए, खास करके लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, इस पे हमने आने के बाद 250 रुपये चला है। यद्यपि हमारे विरोधी दलों ने कहा था कि केवल चुनाव तक की योजना है, बाद में बंद कर देंगे, वित्तीय व्यवस्था खराब हो जाएगी, लेकिन हमने उस पर भी धनराशि बढ़ा करके इस संकल्प की पुष्टि की है कि हमने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे। नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये सारी योजनाएं उसी प्रकार से चालू रहेगी। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमने एक नए एयरपोर्ट का लोकार्पण रीवा एयरपोर्ट के नाते से किया है। एविएशन की दिशा में हमने बहुत बड़े काम अलग अलग प्रकार से किए हैं। उसी के सिलसिले में हमारे अपने रीजनल एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ाई है, जिसके आधार पर टूरिज़्म को लेकर के सिंगरौली, भोपाल, रीवा, सतना ऐसे कई छोटे सेक्टर में भी हमने अपनी लोकल हवाई सेवा भी उपलब्ध कराई, जो हवाई यातायात के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। हमने प्रयास किया है कि हमारे एयर एम्बुलेंस की सुविधा के माध्यम से आयुष्मान योजना के आधार पर बीमार या डॉक्टर और कलेक्टर की दोनों की सलाह पर उसको और उन्नत हॉस्पिटल तक पहुंचाना होगा, तो एयर लिफ्ट के माध्यम से हम उसकी जान बचाने में उसके आयुष्मान कार्ड के आधार पर ही एयर एम्बुलेंस की सुविधा दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर इसका हमको अच्छा रिस्पांस मिला है। ऐसी बहुत सारी योजना में काफ़ी चीज़ें बता सकता हूँ, जैसे हमने लाडली बहनाओं को 450 रुपये में गैस टंकी की रिफिलिंग की सुविधा प्रदान की है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसी सारी सुविधाओं के साथ हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। मुझे लगा कि आज आपके बीच में बात करना चाहिए, तो कुछ ऐसे मैंने अपनी कुछ बातें कही है। कुछ हमने नवाचार भी किए हैं, जैसे हमारे यहाँ कुलपतियों के नाम आमतौर पर कुलगुरु पे हमने किया है। ये हमारे पहले महाराष्ट्र की सरकार ने इसको लागू किया हुआ है पहले से। हमारे यहाँ कुलपति कुलगुरु कहाए जाएंगे, ये बीते साल ही हमने निर्णय किया है। ऐसे हेल्थ के सेक्टर में हमने निर्णय किया है, पहले हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, हेल्थ एजुकेशन अलग, दो अलग अलग मंत्रालय थे। हमने कहा ये अनावश्यक है, इससे खर्चा भी बढ़ता है और सुविधा में भी असंगत होती व्यवस्था, इसलिए दोनों मंत्रालय को एक करके हमने एक ही मंत्री को ये दोनों काम दिए हैं। पशुपालन के साथ साथ हमने जनहितैषी भी कई सारे निर्णय किए कि अब हमारे यहाँ पर आमतौर पर बीमारों को लेकर के आने के लिए एम्बुलेंस होती है, और किसी कारण से किसी की मृत्यु अगर हो जाए तो कोई हाथ में, कोई ठेले पे, कोई काय से ले जाता था। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि सभी हॉस्पिटल में सब वाहन दे करके, जो जहाँ, क्योंकि भौगोलिक रूप से हमारा राज्य बड़ा है, तो हर व्यक्ति को संवेदनशीलता के आधार पर उसको अपने घर तक पहुंचाने के लिए सरकार सब वाहन देने की तरफ आगे बढ़ी है। मैं और भी कई सारे निर्णय बता सकता हूं, खास करके रानी दुर्गावती के नाम पर हमने अपनी रानी दुर्गावती जी का 500 जन्म शताब्दी वर्ष चला रहा है, इसलिए उनके पहली राजधानी गढ़मंडला की राजधानी जबलपुर में थी, उनके नाम पर हमने कैबिनेट की। एक और उनकी राजधानी संग्रामपुर में थी, वहाँ भी हमने कैबिनेट की है। साथ ही साथ कोदो कुटकी पे हमारी तरफ से 1000 का अनुदान जोड़ते हुए रानी दुर्गावती योजना के आधार पर श्री अन्न योजना को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। बताने के लिए तो काफ़ी कुछ है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब आप आगे इस सारी बातों को धीरे धीरे। एक बड़ा काम हमने पहली बार ये किया है कि किसानों के लिए सीधे सीधे साइबर तहसील की व्यवस्था देश में पहली बार लागू की है। अगर कोई किसी की आमतौर पर कोई रजिस्ट्री करा लेता, विक्रय पत्र का पंजीयन कराता है, तो फिर पटवारी गिरदावर के पास नामांतरण के लिए उसको जाना पड़ता है। हमने प्रबंधन ये किया है कि जो भी कोई अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करेगा, ऑटोमेटिक साइबर तहसील के माध्यम से उसका नाम चढ़ जाएगा।
ये पहले देश में पहला प्रयोग है जिस आधार पर हमने सभी की सहूलियत देते हुए इस सिस्टम को बनाया। इसके भी 3 चरण है। पहले एक बड़ा नंबर अकेला उसका हो रहा था, बाद में 1/2 वालों को भी ले रहे हैं, अब 1/3 अर्थात 1 नंबर के 3 हिस्से हो गए, तो तीनों का भी पंजीयन हमारे साथ हो ही जाएगा। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ में माँ के नाम इस अभियान के लिए भी हमने काम चलाया। पुराने जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए भी जलगंगा अभियान हमने चलाया है। और ऐसे ही साथ साथ हमारे यहाँ पर आमतौर पर आज़ादी के पहले जो पुलिस बैंड थे, जिसके आधार पर हमारी अपनी 15 अगस्त और 26 जनवरी की सभी परेड अच्छी गरिमा के साथ होती थी, काल के प्रभाव में धीरे धीरे करके वो बैंड के लोग रिटायर होते गए और पद समाप्त होते गए। हमने निर्णय किया कि वो 55 ही जिलों में पुनः पुलिस बैंड का अपना प्रबंधन किया जाए और उसी आधार पर हमने पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दिया है। इसी के साथ लगभग 1 लाख नई भर्ती के आधार पर हमने जो निर्णय किए थे उसके बड़े पैमाने पर हमारी पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल पे हमने अपनी रिक्वायरमेंट उन तक पहुंचा दी है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में पहली बार हमारे राज्य ने 35% पद अपनी बहनों की नियुक्तियों के लिए ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया, माननीय मोदी जी के इसी भाव के आधार पर कि हमारी शासन में भागीदारी दोनों की बराबरी से होना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत सारे कामों को लेकर के कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं, कई अलग अलग, जैसे उदाहरण के लिए खजुराहो फेस्टिवल हमारा होता था, उसमें 1484 कथक नृत्यों के साथ में उनका अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गिनीज बुक में। ताल दरबार जो तानसेन की नगरी है वहाँ हमारा उस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। हमारे सभी प्रकार के त्यौहार मिलजुल कर मनाने की परंपरा प्रारंभ की, तो मकर संक्रांति से लगाकर जन्माष्टमी तक और जन्माष्टमी से लग गोवर्धन पूजा तक सभी त्यौहार को जनता के साथ मिलकर मनाने की परंपरा, क्योंकि आमतौर पर हमारा समाज तो मनाता था लेकिन सरकार दूर रहती थी, लेकिन सरकार की सहभागिता बढ़ना चाहिए, इसलिए सारे त्यौहार को मिलजुल कर मनाने की परंपरा चालू की। कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा प्रयागराज के बाद सिंहस्थ का आयोजन उज्जैन होने वाला है। ऐसे में सिंहस्थ की दृष्टि से हमारी पुरानी तुलना में संख्या भी बढ़ेगी और प्रबंधन भी बढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए आवागमन की पर्याप्त सड़कें बनाने के साथ साथ जल की राशि भी पर्याप्त उपलब्ध है। और साथ ही साथ जैसे हमारी लोग स्नान करने आते हैं क्षिप्रा जी में, लेकिन क्षिप्रा जी हमारे यहाँ कोई जल का बड़ा स्रोत नहीं है, कोई हिमालय हो या ग्लेशियर हो कि उसका जल राशि आ जाए। तो स्वाभाविक रूप से हमको अपने पिछले 80 में हम गंभीर नदी से स्नान करा रहे थे, बाद में नर्मदा जी को जोड़कर जल राशि का प्रबंधन कर रहे हैं। इस बार हमने प्रबंधन किया कि वर्षा के जल का अंदर क्षिप्रा जी का ही जल का संग्रहण हम सिलारखड़ी तालाब में कर लेंगे और उस पानी से ही, उस जल से ही हम अपने पूरे साल क्षिप्रा जी के किनारों पर क्षिप्रा जी का ही जल दें। तो एक तरह से जो मन की भावना रहती है, लोग क्षिप्रा में स्नान करने आते हैं, तो उसी नदी का जल मिलेगा, पवित्र नदी का, ताकि ये मन की भावना का संतोष भी रहे और ये माननीय मोदी जी के उस भाव का भी संकल्प की पूर्ति करता है, जो बूंद बूंद से हम अपने जल ही जीवन है इस भाव को रेखांकित करने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आज वैसे तो सहज रूप से हमने आपके बीच आए थे, मुझे खुद को ऐसा लगा नहीं था कि मैं आज थोड़ा सा, क्योंकि मैं हरियाणा में गीता जयंती महोत्सव में शामिल होकर आया हूँ, मैं विलम्ब से आने की क्षमा भी चाहता हूँ एक बार फिर, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी और जब विस्तृत बात होगी तो दोबारा विस्तार से बात करेंगे। गीता जयंती को लेकर क्या मध्य प्रदेश में आप करने वाले हैं? देखिए, हमारे लिए भगवान कृष्ण का जीवन, उनके विविध पक्षों से समाज में सीखने वाली कई सारी बातें, तो एक बात उनकी महत्व की ये भी है कि भगवान ने शिक्षा की महत्ता के लिए कंस को मारने के बाद उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने आए। तो हमारे लिए आज समसामयिक ये होगा कि जो शिक्षा के प्रति अनुराग उनका है 5000 साल पहले भी, वो इतनी बड़ी घटना के बाद शिक्षा की महत्ता दे रहे, तो हमारे बालकों में भी ये भाव जाना चाहिए कि शिक्षा सबसे पहली ज़रूरत है। इसलिए हमने इस बात को रेखांकित करते हुए गीता जयंती उत्सव में भी भाग ले रहे हैं और गीता जी के विविध पक्षों से समाज में भी बात पहुंचा रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कि गीता, गूगल सर्च करेंगे, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पवित्र पुस्तकों में से एक है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों की उसमें रुचि भी है। और हरियाणा गीता जयंती महोत्सव पहले से ही मनाता आया, तो हमने प्रयास किया कि गीता जयंती हम भी मनाएंगे।
ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।